नमस्कार साथियों, आज हम लोग लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि मोरल डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ कोहलबर्ग, हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कोहलबर्ग, हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। और इनका मतलब जन्म कब हुआ था, बर्थ कब हुआ था? 1927 में। मृत्यु कब हुई थी? 1987 में। इस तरीके से आप जान जाएंगे। और इनकी कुछ बुक्स हैं, फिलॉसफी ऑफ मोरल डेवलपमेंट और साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तीसरी है मीनिंग एंड मेजरमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये तो देखें मुख्य रूप से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि हेनरी लॉरेंस कोहलबर्ग कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। इनकी बुक्स के बारे में पूछ देता है। अगर इतना डीप पूछेगा जन्म कब हुआ था तो ये भी आप बता देंगे। और इनका सिद्धांत क्या था? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा? नैतिक विकास का सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सा? मोरल डेवलपमेंट थियरी। तो ये तो आप जान जाएंगे। और ये देखिए जो इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थियरी दिया था, तो इसमें डेवलपमेंट थियरी में अगर पूछेगा कि कितने स्तर थे, अगर अवस्था पूछेगा, स्तर पूछेगा यानी स्तर अगर पूछेगा, जिसको कहेंगे लेवल, तो कितने थे? 3 थे। कौन कौन लेवल थे? पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। यहाँ हम लिखे नहीं, पूर्व परंपरागत स्तर, जिसे पूर्व रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, पूर्व नैतिक स्तर भी कहते हैं, पूर्व औपचारिक स्तर भी कहते हैं, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जिसको कहेंगे प्री कन्वेंशनल स्टेज। दूसरा है परंपरागत स्तर, अर्थात इसको कहेंगे कन्वेंशनल स्टेज। इसको नैतिक स्तर भी कहते हैं, रूढ़िगत स्तर भी कहते हैं, औपचारिक स्तर भी कहते हैं। और अगला है परंपरागत स्तर। तो इसमें इसको पश्च भी कहेंगे, उत्तर भी कहेंगे। उत्तर परंपरागत स्तर या पश्च रूढ़िगत स्तर या पश्च औपचारिक स्तर या पश्च नैतिक स्तर। इस तरीके से यानी पोस्ट, इंग्लिश हो जाएगी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये सारे लेवल रहेगा यहाँ पे लेवल। स्टेज तो बाद में आएगी, इनके भी दो अवस्थाएं होंगी। ये लेवल होगा, यह स्तर है लेवल। यहाँ पे हमने लेवल। अब देखेंगे कि क्वेश्चन यही बनता है कि अब पूर्व परंपरागत स्तर कितने तक का था? 4 से लेकर के 11 वर्ष।
ये भी आप याद रखेंगे, 4 से लेकर के 11 वर्ष। और ये परंपरागत स्तर कितना था, 11 से लेकर के 18 वर्ष, 18 वर्ष। और ये था जो पश्च परंपरागत 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद का स्तर था। तो कहीं कहीं 11 से 13 भी दिया हुआ है, लेकिन सत्य जो है 18 वर्ष है, इसे आप याद रखेंगे। अब इसके बारे में हम जान जाएंगे थोड़ा सा कि पूर्व परंपरागत स्तर को दो होने, अगर पूछेगा कि अवस्थाएं कितनी होती है, पूछेगा अवस्था कितनी होती है, तो आप 6 बताएंगे, क्योंकि पूर्व परंपरागत स्तर में 2 अवस्था हो जाएगी, परंपरागत स्तर में भी 2 अवस्था हो जाएगी, और पश्च परंपरागत अवस्था में भी 2 अवस्था। तो टोटल अवस्थाएं कितनी हो जाएंगी, 6। स्तर पूछेगा तो 3, अवस्था पूछेगा तो 6। कभी कभी पूछता है इस तरीके से कि कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं थी, 6 अवस्थाएं थी। ठीक है, अब हम इनको 6 अवस्थाओं को बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ शब्द ऐसे आते हैं, जैसे एक शब्द आता है नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा, इसे आप देख लेंगे। मोरल डेलिमा, मोरल डेलिमा, मोरल डेलिमा। इन्होंने कहा कि जब भी कोई कार्य होता है, बच्चा या व्यक्ति करता है, तो उसके सामने अपने और समाज, नैतिकता हमको कहाँ से आती है, समाज की अंतःक्रिया से। समाज और वातावरण के बीच जब इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है, तो नैतिकता आती है। नैतिकता किसे कहते हैं, नैतिकता उसे कहते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब इस चीज़ का कन्फर्मेशन हो जाता है तो वही नैतिकता होती है, क्या समाज के लिए, और समाज ही ये डिसाइड करता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। जब तक व्यक्ति या बालक समाज से अंतःक्रिया नहीं करेगा, तब तक उसको नैतिकता का ज्ञान नहीं होगा। तो नैतिकता यानी दुविधा का मतलब ये हो गया कि उसके सामने असमंजस की स्थिति है। जैसे किसी हीरो को खलनायक पकड़ लिया और कह रहा है कि पहले तुम्हारे माँ को गोली मारूं कि तुम्हारी बीवी को गोली मारूं, तो वहाँ जो उसको दुविधा बन जाती है। तो इस तरीके से कि भाई क्या करना है, कैसे किसको बचाऊं। कभी कभी आप देखते हैं कि शादी ब्याह का मैटर आता है, बच्चे लव मैरिज वगैरह कर लेते हैं, तो उसमें माँ और बाप राजी नहीं होते हैं। माँ बाप कहते हैं अगर तुम उसके साथ शादी करोगे तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा, यानी तुम अपने वारिस से बर्खास्त कर दूंगा। और जो लड़की लवर्स होती है वो कहती है शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। तो वो भी परिवार और प्रेमिका के बीच में जो दुविधा की स्थिति हो जाती है, उसी को उन्होंने कहा कि ये दुविधा की अवस्था है। नायक और खलनायक के बीच जब युद्ध होता है तो वहाँ भी दुविधा की, यानी समाज में हर जगह जो है जो दुविधा आपके सामने होती है, तो वहाँ पे कि कौन सा रास्ता चुनूं। आप जा रहे हैं, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, परिवार में कलह है, दोस्तों से कलह है, तो मैं उस दोस्त की तरफ जाऊं कि इस दोस्त की तरफ जाऊं। यहाँ पे इसके लिए लॉरेंस कोहलबर्ग ने ये जो है एक कहानी बनाया था। कहानी क्या थी, उन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए 72 बच्चों से इंटरव्यू लिया, 72 बच्चों से साक्षात्कार लिया और 11 कहानियाँ का प्रयोग किया। 11 कहानियाँ में एक हिंज नामक, हिंज कहीं कहीं हिज भी मिलता है, कहीं कहीं हिज भी मिलेगा, हिज भी लिखा रहेगा, कहीं कहीं हाइनिज भी लिखा रहेगा, हाइनिज भी लिखा रहेगा। तो हिंज नामक एक अमेरिकन आदमी रहता है, और इस कहानी का ये है कि उस कहानी में, इस कहानी के आधार पर ही, क्योंकि 11 कहानियाँ होती हैं, लेकिन उसमें मुख्य रूप से हिंज, हिज या हाइनिज की एक कहानी है। उस कहानी का ये है कि उस कहानी में वो दुविधा की स्थिति आ जाती है, वो कन्फर्म नहीं कर पाता। तो इस कहानी ये है कि एक हिज नामक आदमी रहता है, उसकी बीवी की तबीयत खराब रहती है,
और डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने के लिए ले जाता है तो डॉक्टर कहता है कि इस का इलाज बहुत दूर पे एक दुकान है, जहाँ दवा की दुकान है, जो वो कंपनी वो दवा बनाती है, और वहाँ से दवा जब मिलेगी तब तुम्हारी बीवी ठीक हो पाएगी। तो वह व्यक्ति वहाँ जाता है हिंज, और वो उससे कहता है, जो दुकानदार होता है, कंपनी का मालिक होता है, उससे कहता है कि आप मुझको दवा दे दीजिए। तो ये कहता है क्या, कहे कि ये दवा कहीं नहीं मिले, आपकी ही कंपनी ये दवा बनाती है, और अगर दवा नहीं मिली तो मेरी बीवी की डेथ हो जाएगी, मर जाएगी। तो वह व्यक्ति क्या करता है, वो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है, कहता है कि ये दवा का वो जो है 10 गुना दाम मांगता है, और उतना पैसे हिंज नामक व्यक्ति के पास रहता नहीं है। तो वो कहता है कि इतने ही पैसे हैं, कहता नहीं मैं ये दवा तुमको नहीं दूंगा। तो वो क्या करता है कि बहुत गिड़गिड़ाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, प्रार्थना करता है, लेकिन वह व्यक्ति लालची किस्म का होता है, जो दवा उसका वो सोचता है कि इसकी मजबूरी है, दवा कहीं मिल नहीं रही है, और ये कहीं से न कहीं से व्यवस्था पैसा करके लेके आएगा और दवा ले जाएगा, इसलिए वो दवा जो है नहीं देता है। और रात जब हो जाती है, दवा वो अपना दुकान या अपनी बंद करके जाता है, तो ये हिंद नामक व्यक्ति जो है उसको दुकान को तोड़ करके उस दवा को चुरा लेता है और लेके आता है भाग करके यहाँ अपने जिस डॉक्टर से इलाज वहाँ लाता है, और अपनी बीवी को वो दवा खिलाता है और उसकी बीवी बच जाती है। तो इस आधार पे जो कोलबर्ग ने 3 तरीके के प्रश्न बनाए। पहला प्रश्न इन्होंने ये बताया कि क्या हिंज को चोरी करनी चाहिए थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ, हिंज को चोरी करनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि उसकी बीवी की तबीयत खराब थी और उसके पास दवा थी, वो दवा नहीं दे रहा था, और दवा का 10 गुना दाम मांग रहा था। चूँकि दवा का दाम तो हिंज के पास था, दवा 100 रुपये की थी, तो 100 रुपया उसके पास था, लेकिन वो उसके 10 गुना, यानी 1000 रुपया मांग रहा था। सपोज कर लिया जाए कि 10 गुना, अगर 1000 की थी तो 10,000 मांग रहा था। तो इस तरीके से 10 गुना, तो 10 गुना दाम उसके पास नहीं था, तो वो लालची था, इसलिए उसकी चोरी हो गई तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो तो लैंडलॉर्ड था, बहुत धनी था, और ये हिंद जो था गरीब था, इसकी बीवी मर रही थी, अगर दवा नहीं मिलती तो मर जाती। कुछ लोगों ने कहा कि चोरी करनी चाहिए थी, चोरी करनी चाहिए, चोरी करना कोई गलत नहीं किया उन्होंने। तो कुछ लोगों ने कहा फिर, और जैसे साक्षात्कार 72 बच्चों पे जब किया तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर चोरी किया और चोरी करने के बाद फिर उसको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए था। ठीक है, उसकी बीवी ठीक हो गई, फिर जाकर के कानून के हवाले करके सज़ा काट लेनी चाहिए था। यानी कुछ लोगों ने कहा कि चोरी कर लिया, लेकिन फिर चोरी करने के बाद जो भी उसको पनिशमेंट मिलता उसकी सज़ा वो काट लेनी चाहिए थी। यानी चोरी की सज़ा काट लेनी चाहिए। और तीसरे नंबर वाली बात आई, उन्होंने कहा कि नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करना पाप है, चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करना पाप है। तो इस तरीके से ये 3 डिलेमा यानी नैतिक दुविधा वाली बात आ जाती है। 3 तरीके का क्वेश्चन आता है, इसी आधार पे उन्होंने कहा कि दुविधा वाली बात आ जाती है। फिर एक आता है नैतिक तर्कणा आ जाता है। इसमें ये बताते हैं, कोलबर्ग ही बताते हैं कि ये जो होता है इसमें बच्चा अस्पष्ट कर लेता है। जैसे हिंज ने ये कन्फर्म कर लिया कि मैं अपनी बीवी को बचाने के लिए चोरी करूँगा। उन्होंने, कोई लड़का है जो किसी से प्रेम कर रहा है, प्रेमिका से, तो माँ बाप विरोध कर रहे हैं, फिर भी वो कह रहा नहीं, मैं उससे प्यार किया हूँ और वो तो मैं शादी करूँगा। कोई एक्टर्स हैं, अपनी माँ को बचाने के लिए कहता है कि माँ तो माँ होती है, माँ को मैं बचाने के लिए जो है कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना जान देने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ये कन्फर्म कर लेता है, यानी तर्क उसका काम करने लगता है। तो इस तरीके से नैतिक दुविधा, नैतिक तर्कणा में अस्पष्ट हो जाता है उसके सामने। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो 3 लेवल और 6 अवस्थाएं थी, इसके बारे में जान जाते हैं। 3 लेवल और 6 अवस्थाएं जो जहां से क्वेश्चन मुख्य रूप से बनते हैं।
अब आप देखेंगे कि पहला था आपका पूर्व नैतिक या पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत या प्राक भी उसको कहते हैं, नहीं प्री कन्वेंशनल स्टेट यानी पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर। इसमें 2 स्तर थे आपका। नंबर 1 पहला कौन सा था आपका? आज्ञाकारी या दंड की अवस्था यानी ओबीडियंस एंड पनिशमेंट स्टेज। ये अब पूर्व नैतिक स्तर कितना था? 4 से लेकर के 11 वर्ष। इसे आप याद रखेंगे। ये कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, इसको तो आप जान ही रहे हैं। विकास के सिद्धांत पहला स्तर आपका है 4 से लेकर के 11 वर्ष। आज्ञाकारी और दंड की अवस्था, इसको पुरस्कार और दंड की अवस्था भी कहते हैं। पुरस्कार एवं दंड की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा क्या होता है, एक तरीके से बच्चा ये चाहता है कि मुझको वो कोई अच्छा काम कर रहा है, उसको हम कह रहे हैं वाह बेटा बहुत अच्छे, तो उसको लगता है यही नैतिक है, यही जो है एक तरीके से समाज जो उसकी स्वीकृत कर देता है यही नैतिक है। अगर उसको डांट पड़ रही है तो कहता है कि हाँ ये चीज़ खराब है। कोई काम कर रहा है, पढ़ रहा है या जा रहा है अपने बाएं साइड से, तो लोग कहेंगे हाँ बहुत अच्छे से तुम चल रहे हो, अपने नियम का पालन कर रहे हो, तो उस चीज़ को नैतिक कहता है। यानी आज्ञाकारी जो बात अपने माँ बाप की बात मानता है तो उस चीज़ को जब वो कर लेता है और उसके बाद उसको ये मिलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको ये लगता है कि यही चीज़ नैतिक है। क्या है? यही चीज़ नैतिक है। और जिसमें उसको डांट मिलती है, जिसमें उसको पनिशमेंट मिलता है, जिसमें उसको रोका जाता है उस कार्य को करने के लिए, उसको वो कहता है कि नहीं ये जो है दंड की अवस्था। इसमें चूँकि 2 अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है आपकी? जैसे कि तैसे अवस्था है, जैसे कि तैसे अवस्था यानी टिट फॉर टैट अवस्था इसको कहेंगे। टिट फॉर टैट। और इसमें इसके कई अवस्था भी होती है। अहम की अवस्था भी उसको बोलते हैं, अहम की अवस्था भी बोलते हैं। और एक तरीके से क्या कहते हैं उसको, एक्सचेंज, अदला बदली की अवस्था, अदला बदली की अवस्था। अहम की अवस्था ईगोसेंट्रिक स्टेज, अहम अदला बदली एक्सचेंज स्टेज। तो इस अवस्था में कोलबर्ग जी बताते हैं कि ये जो बच्चा है वो क्या करता है, नैतिकता उसको समझ में यही आती है कि वह ये सोचता है एक तरीके से कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके बदले में मुझे कुछ मिले। अगर कोई काम उसकी मम्मी कहती है कि जाओ बेटा दुकान से कोई सामान लेके आओ, तो कहता मुझे क्या मिलेगा? तो उसकी मम्मी कहती चलो तुम 5 रुपये का कुरकुरे ले लेना। तो वो कहता हाँ ठीक है मैं जा रहा हूँ। या विद्यालय में पढ़ने गया है, अभी चूँकि ये एक तरीके से स्कूल ही एज कही जाएगी, विद्यालय में पढ़ने गया है, कोई बच्चा उसकी पेंसिल तोड़ दिया तो वो कहता मैं भी तुम्हारी पेंसिल तोड़ूंगा, तुम्हारी पेन तोड़ूंगा। कोई उसको मार दिया
तो वो भी कहता मैं भी तुमको मारूंगा, यानी जैसे कि तैसे की अवस्था, अहम की अवस्था, उसके अंदर अहम रहता है, ईगोसेंट्रिक स्टेज रहती है, अदला बदली की अवस्था, कोई चीज़ के बदले में तुरंत वो उसके बदले में वो चाहता है कि जो किया हो उसके बदले में मैं भी कुछ करूँगा, तुम्हारा नुकसान करूँगा, तुम मेरे साथ अच्छा किए हो तो अच्छा करूँगा और बुरा व्यवहार किए हो तो बुरा व्यवहार करूँगा। तो इस तरीके से ये दो अवस्था थी। अब अगला है आपका दूसरे नंबर पे पूर्व यानी नैतिक अवस्था, जिसको नैतिक अवस्था को आप कहेंगे रूढ़िगत अवस्था भी कहते हैं, यानी कन्वेंशनल स्टेज इसको प्री कन्वेंशनल लेवल, और यहाँ पे नैतिक को रूढ़िगत स्तर हो जाएगा, ये रूढ़िगत नैतिक स्तर या रूढ़िगत स्तर या औपचारिक स्तर या आप देखेंगे कौन सा परंपरागत स्तर, जिसमें इसी तरीके से इसका भी इस तरीके से नाम हो जाएगा नैतिक या पूर्व रूढ़िगत, पूर्व औपचारिक, पूर्व परंपरागत स्तर, आप समझ जाएंगे। तो इसमें भी दो स्तर आ जाते हैं। क्या स्तर आते हैं? दो स्तर आ जाते हैं। इसमें पहला स्तर है कि प्रशंसा की अवस्था। कौन सी अवस्था? प्रशंसा की अवस्था, या चूँकि यह स्तर कब से कब का है आपका 11 से लेकर के 18, कहीं 13 भी दिया हुआ, लेकिन वो 13 सही नहीं, 18 ही मानेंगे। अगर 13 दिया हुआ है 18 नहीं दिया हुआ है तो आप 13 को भी सही लगा देंगे। अगर 18 दिया हुआ है तो 13 नहीं देगा, 13 देगा तो 18 देगा। 11 से लेकर के 13 या 11 से लेकर 18 वर्ष। ज़्यादा किताबों में एनसीईआरटी बुक्स में मैंने देखा कि 11 से लेकर 18 ही था, यही सही है। प्रशंसा की अवस्था, और इसको कहेंगे अच्छा लड़की, यहाँ देखते हैं इस तरीके से लिखते हैं, अच्छा लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की की अवस्था। इस अवस्था में क्या कहता है कि ये जो बच्चे के अंदर थोड़ा थोड़ा नैतिक विकास हो जाता है। पहली अवस्था में तो बच्चा नैतिक विकास नहीं होता है, लेकिन इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है, नैतिक विकास हो जाता है और वो बच्चा समाज में कुछ करना चाहता है। तो वो ये चाहता है कि कुछ मैं ऐसा करूं कि जो मेरी प्रशंसा हो। भाई 11 के बाद वो पढ़ने जाता है तो एक तरीके से जूनियर लेवल में पहुंच जाता है वो, तो वहाँ पे वो प्रशंसा करना चाहता है और कुछ अच्छा बनना चाहता है। वो ख्वाब देखता है कि मैं अच्छा लड़का बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, एक साइंटिस्ट बनूंगा, एक सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करूंगा, डॉक्टर बन करके जो है लोगों का इलाज फ्री में करूंगा, या इस तरीके का ख्वाब उसके अंदर होता है। तो यह है प्रशंसा की अवस्था या अच्छा लड़की, यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल। ये स्टेज ऑफ एप्रीहेंशन तो ये प्रशंसा की अवस्था होती है। फिर है दूसरी, इसमें भी एक अवस्था आती है। दूसरी अवस्था क्या आती है कि बच्चा जो है, ये प्रशंसा की अवस्था है, अच्छा लड़की और अच्छा लड़की की अवस्था है। फिर उसमें है स्वपहचान की अवस्था या भूमिका निर्धारण की अवस्था। तो इसमें अपनी स्वपहचान
अपना बच्चा जो है इस अवस्था में बच्चा ये चाहता है कि मेरी स्वयं पहचान हो। क्या हो? मेरी स्वयं अपनी पहचान हो, कुछ ऐसा मैं कार्य करूं कि मेरी पहचान हो। और कहीं भी जाता है तो कुछ जैसे कोई कार्य हो रहा है, कोई फंक्शन है या स्कूल में है या बच्चे खेल रहे हैं, तो उसमें वो अपना एक अलग रोल चाहता है कि मैं भी स्कूल का मॉनिटर बन जाऊं, या मैं भी जो है स्कूल का मतलब गेम में हो रहा तो गेम का कैप्टन बन जाऊं, तो उसकी स्व पहचान हो जाए। यानी कि अपनी स्व पहचान बनाना चाहता है और उसमें भूमिका अपनी अदा करना वो चाहता है कि मेरी भी अपनी एक भूमिका हो जाए। तो इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जो नैतिक स्तर की अवस्था नहीं, बच्चे के अंदर नैतिक विकास हो रहा है और बच्चा जो है अपनी स्वयं पहचान करने के लिए जो है कुछ भी करने को वो समाज के साथ मेल मिलाप करता नहीं, समाज की बात वो मानता है। जो समाज की नैतिक चीज़ें हैं, समाज में जो चीज़ हो रही हैं उस चीज़ को वो फॉलो करके अपने विकास को नैतिकता के साथ जोड़ने का प्रयास करता है कि भाई हाँ, सभी लोग जो कह रहे हैं वही सही है और मैं भी उसी को करूँगा और उसी करके तभी लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरी पहचान बनेगी। अगला आपका है लास्ट वाला है देख लेते हैं। लास्ट में है आपकी पश्च रूढ़िगत या पश्च नैतिक। पश्च रूढ़िगत ये तीसरा लेवल है। पश्च रूढ़िगत स्तर या पश्च नैतिक स्तर या पश्च परंपरागत स्तर या पश्च औपचारिक स्तर और इसको कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल और इसको भी दो भागों में उन्होंने बांटा। कै भागों में? दो भागों में। पहला आपका था सामाजिक ठेका की अवस्था। सामाजिक ठेका की अवस्था। अब सामाजिक ठेका की अवस्था या समाज के साथ अंतर वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था। समाज के साथ या समाज के साथ अंतर वैयक्तिक सामंजस्य की अवस्था। इस अवस्था में वो बताते हैं कि बच्चा जो ये देखिए आप कि 18 से लेकर के ऊपर, 18 से ऊपर की अवस्था। इस अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक विकास हुआ रहता है, लेकिन बच्चा अपना भी मत देता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा जो है कि केवल समाज की ही बात मानता है, यानी वो कोई चीज़ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, समाज में कैसे जो है अपनी अच्छाई हो रही है, जैसे दहेज प्रथा हो गई, विधवा विवाह हो गई, या इस तरीके से समाज का कोई नियम है तो समाज उस पर थोप नहीं सकता कि नहीं ये सही है या गलत है। बच्चा अपना खुद का जो है विचार देने लगता है। किसमें? इस तरीके से यानी पश्च रूढ़िगत या नैतिक या परंपरागत या औपचारिक स्तर में बच्चा अपना खुद का विचार देने लगता है। लोग उसको कहते हैं नहीं ये चली आ रही है व्यवस्था पहले से कि विधवा विवाह नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहता है नहीं भाई समाज में जो चली आ रही उस चीज़ को मैं नहीं मानूंगा। वो कहता है कि नहीं एक गलत है
किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जैसे कोई सरकार ये नियम लगा देती है कि नहीं ऐसा करना चाहिए, तो वहाँ पे वो जा कर के उसका अपोजिशन में वो करके उसका विरोध करता है कि जो चीज़ मतलब समाज के हित की बात वो अपने दिमाग में समझने लगता है कि क्या गलत हो रहा है क्या सही हो रहा है। अगर 10 लोग किसी चीज़ को कह रहे हैं कि यह गलत हो रहा है तो लोग अपना वो तर्क लगाता है कि वास्तव में ये गलत है कि वास्तव में सही है। वहाँ अपना तर्क दे करके जब उसको ये स्पष्ट हो जाता है कि नहीं ये चीज़ गलत है तभी मानता है, नहीं तो वो तुरंत जो है समाज की थोपी हुई बातों को मानता नहीं है। इस तरीके से इसको कहेंगे समाज के साथ अंतर व्यक्ति सामंजस्य की अवस्था। वो तभी समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करता है जब वो समझ जाता है कि जो हो रहा है वो समाज के हित के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि जो परंपराओं से जो कई पीढ़ियों से चला आ रहा है वो चीज़ सही है। जो आज वर्तमान में जिसकी मांग है, आज की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जो होगा मैं उसको मानूंगा। अगला इसी में है, दूसरा है सार्वभौमिकरण की अवस्था। सार्वभौमिकरण की अवस्था या सार्वभौमिकरण की अवस्था, या इसको कहेंगे कि एक तरीके से सार्वभौमिकरण की अवस्था और सार्वभौमिकरण की अवस्था या सांसारिक नीतिपरक अवस्था। सांसारिक नीतिपरक की अवस्था, यानी सार्वभौमिकरण जो चीज़ें भाई इस अवस्था में ये बताते हैं कि जो 18 से लेकर ऊपर तक की अवस्था जो होती है या उस अवस्था तक हर व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। इस अवस्था तक जो है अगर कोई व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसको एक तरीके से पूज्य माना जाता है, उसको एक तरीके से जो है आदर्श माना जाता है, उसको एक तरीके से समाज में बहुत बड़ा स्थान मिल जाता है। जैसे महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे ये लोग समाज में एकदम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं कि जो समाज में जो हो रहा है, समाज की जो अच्छाई बुराई का वो तुरंत, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विभूतियों की बात करते हैं कि एक तरीके सांसारिक नीतिपरक की अवस्था होती है कि मैं वो काम करूँगा, मैं सदा सत्य बोलूँगा, चाहे मेरा प्राण ही क्यों ना चले जाए, किसी चीज़ से वो समझौता नहीं कर सकते, समाज के हित के लिए अपना जान तक दे देते हैं और वो उसके साथ समझौता नहीं करते हैं, वो अपनी बातों को पे अडिग रहते हैं। तो इस तरीके से